हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से पूरी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से ही प्रारंभ हो जाती है, जब यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आगमन किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, उनके आगमन का क्रम क्या था। सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी जो भारत में आई? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी, जो भारत में व्यापार के लिए आई। अगली व्यापारिक कंपनी कौन थी जो भारत में आई? वो थे डच। इसके बाद देखते हैं अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी। ये भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम था। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां आईं, उस समय उनमें सबसे पहले जो पुर्तगाली आए, और पुर्तगालियों में सबसे पहले हमने सुना है कि एक वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाली यात्री सबसे पहले भारत आया था। कब आया था ये? 1498 ईस्वी में। इसे इतिहास में कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज ना करके हम अगर इसको ये पढ़ें कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज की, तो ये कहना ज़्यादा उचित होगा। बात प्रश्न उठता है कि इन्होंने नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों की? क्या भारत के साथ पहले से व्यापार नहीं होता था, जो पुर्तगालियों ने ही आके भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया? तो ऐसा नहीं है। भारत और यूरोप के बीच में व्यापार बहुत प्राचीन काल से ही चलता रहा था। यूनानियों के समय से हमारे व्यापारिक संबंध रहे थे, लेकिन ये जो नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ी, इसके पीछे कुछ कारण थे। अब हम उन कारणों पे ही चर्चा करेंगे। कारण क्या थे, इनको देखते हैं। पहले हम किन कारणों से वास्को डिगामा को नए व्यापारिक मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, देखिए, एक इतिहास में घटना घटित होती है 1453 ईस्वी में। कौन सी? 1453 ईस्वी में। 1453 ये इतिहास की वो महत्वपूर्ण तिथि है जहां से पूरा इतिहास ही बदल गया। इतिहास की अगर सबसे महत्वपूर्ण तिथियों को क्रम से रखने के लिए कहा जाए, तो उनमें से एक सबसे ऊपर अगर किसी तिथि को रखना चाहिए तो वो रखना चाहिए 1453 ईस्वी को। क्योंकि अगर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार ना किया होता, तो हो सकता है भारत के साथ नए व्यापारिक मार्गों की खोज भी ना हुई होती। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या था। देखिए, एक उस्मानिया सल्तनत थी। उस्मानिया सल्तनत ने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया अगर आज हम देखें तो आप जो देखेंगे टर्की है। टर्की में एक जगह पड़ती है इस्तांबुल। इस्तांबुल को ही उस समय कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। ये जो कुस्तुनतुनिया था, जब इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, मतलब उस्मानिया सल्तनत के जो ये लोग थे, ये तुर्क थे, इन्होंने जब अधिकार कर लिया, और इसके साथ साथ इन्होंने जो दक्षिण पश्चिमी यूरोप था और दक्षिण पूर्वी यूरोप जो था और दक्षिण पश्चिम एशिया, इनके भागों पर भी अधिकार कर लिया था। जब इनके भागों पर अधिकार कर लिया, तो भारत और यूरोप के साथ जो व्यापारिक मार्ग थे, है ना, भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग थे, उन सभी व्यापारिक मार्गों पर लगभग कब्जा किसका हो गया? तुर्कियों का, है ना। तो जब ये सारे व्यापारिक मार्ग पर इनका कब्जा हो गया, तो इन्होंने यूरोपीय जातियां जो थीं, उनके लिए यहाँ से मार्ग देना बंद कर दिया। इसलिए यूरोपियों को नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ी, क्योंकि भारत और इसके साथ साथ ये इंडोनेशिया का जो द्वीप था, ये सब मसाला द्वीपों के नाम से जाने जाते थे। मसाला
जो पूरा यूरोप में जिसकी मसालों की जो पूरी खपत थी वो सब के सब कहाँ से जाते थे? भारत से। हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय जो थे वो मसालों में हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे। अब ऐसी स्थिति में यूरोप में मसालों की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो उसके दाम भी बढ़ते जा रहे थे। अब यूरोपियों को क्या लगा कि हम कोई ऐसा नया व्यापारिक मार्ग खोजें जिससे हमको ये तुर्क जो उस्मानिया सल्तनत के लोग हैं इनसे भी उलझना ना पड़े और हम आराम से भारत के साथ व्यापार कर सकें। इसीलिए यूरोपीय लोगों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। अब इसमें जो देखते हैं हम कारण कि उसी समय नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों हुई। ये देखो 15वीं शताब्दी जो थी, 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, या हम कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में जो जहाज निर्माण की तकनीकी थी उसमें बहुत ही बड़ी एक क्रांति आई और नए किस्म के नए अच्छे ढंग के जहाज बनने लगे, जिस कारण से जो समुद्री यात्राएं थी उनको बढ़ावा मिला। दूसरा, उस समय कुछ राजा भी ऐसे हुए जिन्होंने जो समुद्री यात्री होते थे उनको बहुत ज़्यादा धन से सहायता प्रदान की ताकि वो नए से नए व्यापारिक मार्ग खोज सकें। इन सब में से सबसे ऊपर किसी राजा का नाम आता है तो वो आता है डॉन हेनरिक का। किसका नाम आता है? डॉन हेनरिक का। डॉन हेनरिक जो था ये पुर्तगाल का राजा था। डॉन हेनरिक की उपाधि हेनरी द नेविगेटर भी थी। हेनरी द नेविगेटर। इसने बहुत से जो समुद्री यात्रा करने वाले बड़े बड़े जहाज़ों के कप्तान हुआ करते थे उनको धन से सहायता करी। इसके समय में ही पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम था उसका? बार्थोलोमो डियाज। इस बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में अफ्रीका के तट पर, है ना, अफ्रीका के बिल्कुल अंतिम तट पर समझ लीजिए, एक जगह को खोजा जिसका नाम था उत्तर मासा अंतरीप, या इसे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप भी कहते थे। इसकी खोज किसने की? 1487 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? बार्थोलोमो डियाज के द्वारा। इस बार्थोलोमो डियाज के द्वारा जो खोज की गई उत्तरमाशा अंतरीप की या उत्तरमाशा अंतरीप की, इससे ये फायदा हुआ कि इसके लगभग ठीक 10 वर्ष बाद 1497 ईस्वी में, लगभग 1497 ईस्वी के लगभग इसी अंतरीप पर, है ना, इसी अंतरीप पर एक पुर्तगाल का और यात्री पहुंचता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था इसका? वास्को डी गामा। और इस उत्तमाशा अंतरीप से ही वास्को डी गामा एक भारतीय व्यापारी कह सकते हैं हम, भारतीय व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था? अब्दुल मनीद। इस अब्दुल मनीद के सहायता से हम ये भी कह सकते हैं कि अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा भारत के केरल में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? ये पहुंचा भारत में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर। कालीकट, इस कालीकट नामक बंदरगाह पर ये 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। और यहाँ पर इन्होंने, जो वहाँ के स्थानीय एक राजा हुआ करते थे,
जिनकी उपाधि थी जयमोरिन, उन्होंने वास्को ड गामा का बड़े ही उत्साहपूर्ण ढंग से स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनको व्यापार करने के लिए छूट दी। लेकिन वहाँ पर जो पहले से ही व्यापारी थे, अरबी व्यापारी, उन्होंने वास्को ड गामा का विरोध किया। विरोध करने का कारण स्पष्ट था कि अगर पुर्तगाली भी भारत के साथ यहाँ से मसालों का व्यापार करने लगेंगे तो हमारा व्यापार घट जाएगा, हमारा एक प्रतियोगी यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया। वास्को ड गामा ने भारत से बहुत सारे मसाले खरीदे और उन सबको जहाज़ पर लाद करके अपने पुर्तगाल पहुँचा। और पुर्तगाल जब वह पहुँचा तो वहाँ से उसने जो जितना सामान वहाँ जाकर बेचा, उसने जो मसाले लेके गया था भारत से, उसमें उसको ये सारे यात्रा का खर्च निकाल करके 60 गुना फ़ायदा हुआ। इतना बड़ा मुनाफा जब वास्को ड गामा को हुआ तो पुर्तगालियों ने भारत के साथ मसालों का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। तो यहीं से हम देखते हैं कि पहली जो कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए वो पुर्तगालियों की थी। और इस व्यापार को शुरुआत करने का अगर हम किसी को श्रेय देंगे यहाँ पर तो वो होगा वास्को ड गामा। पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार किया और कुछ एक लंबे समय तक पुर्तगालियों का ही भारत के साथ व्यापार पर कब्जा रहा। और उसके बाद जो हम देखते हैं यूरोप की कुछ अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। उनमें डच थे, अंग्रेज़ थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे। और इन सब के बीच में अब एक कड़ी स्पर्धा होगी और जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही विजयी रहेगा। अंत में अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली साबित हुए और भारत के व्यापार पर बाद में उन्हीं का पूरे संपूर्ण भारत पर कब्जा भी हो गया। बाकी चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे।